Example 14.2. Which of the following function of time represents periodic and non-periodic motion? Give the period for each case of a periodic motion. Omega is any positive constant. Student, ये जो 14.2 एग्जाम्पल है इसमें हमको डिफरेंट फंक्शंस ऑफ टाइम दिए हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट फंक्शंस दिए जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। और हमसे ये पूछा है कि ये जो फंक्शंस है इसमें से कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है और कौन सा फंक्शन नॉन पीरियोडिक है। जो पीरियोडिक है उसका टाइम पीरियड क्या है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑन। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी। सो y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो स्टूडेंट हमें क्या डिसाइड करना है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, ठीक है। ओके, सो देखो जनरली हमने पीरियोडिक मोशन को डिस्कस किया है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन क्या होती है? द मोशन व्हिच इज रिपीटेड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन का जो जनरल इक्वेशन है वो किस टाइप का होता है? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव या तो फिर a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए पीरियोडिक मोशन। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि जो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी है उसको हम उस टाइप के जनरल इक्वेशन के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी। व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर √2 से मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर और √2 से मैं डिवाइड भी कर रहा हूं लाइक दिस। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। अगर आपको अपने रेफरेंस के लिए लिखना है तो आप यहाँ पर दोनों स्टेप के बीच में लिख सकते हो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, ठीक है। ओके, तो ये हमने किया। अब स्टूडेंट आपको पता होगा कि साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय √2। बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। 45 डिग्री इज ऑल्सो नोन एज पाई बाय 4 रेडियन। तो दिस इज साइन ऑफ पाई बाय 4 ऑल्सो। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू √2। यहां पर साइन के बाजू में हम cos लिखेंगे। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि cos of 45 डिग्री is also 1 by √2. So √2, this is cos of pi by 4, 45 मतलब pi by 4 sin of omega t plus 1 by √2 मतलब sin of pi by 4 cos of omega t. So this is equal to √2। ओके, इसको मैं स्टूडेंट थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज कर रहा हूं। साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ पाई बाय 4। वी कैन राइट लाइक दिस। सो दिस इज इक्वल टू √2 साइन ऑफ, क्या लिख रहा हूं आप देखो जरा, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। अब स्टूडेंट ये मैंने कैसे लिखा? तो यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है जरा देख लो। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। मतलब स्टूडेंट यूजुअली अगर ऐसा है तो हम उसको ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं। यहां पर उससे ऑपोजिट है। वी हैव दिस, जस्ट सी द ब्रैकेट टर्म, नॉट द √2 आउटसाइड इट।
सिर्फ ये ब्रैकेट टर्म को देखो, साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस प्लस के बाद जो एंगल साइन के साथ था अब वो कॉस के साथ आ गया, और जो एंगल कॉस के साथ था अब वो साइन के साथ आ गया। तो दिस इज सिमिलर टू दिस, सो इफ इट इज लाइक दिस वी कैन राइट लाइक दिस, सो सिंस इट इज लाइक दिस वी आर राइटिंग लाइक दिस। समझ में आया आपको? ओके, सो हमारे पास इक्वेशन है y is equal to √2 sin of omega t plus pi by 4. Is it clear? Okay. अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, आप देखो y is equal to √2 sin omega t plus 2 pi plus pi by 4. मैंने यहां पर 2 pi को ऐड कर दिया। अब क्यों मैंने 2 pi को ऐड किया? तो स्टूडेंट आपको मैंने आगे इस चैप्टर का आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही मैंने आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था, और उस टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं साइन एंड कोसाइन, दे आर पीरियोडिक आल्सो एंड देयर वैल्यू आर रिपीटेड आफ्टर एवरी 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो वहां पर भी मैंने ऐसा ही किया था कि मैंने 2 पाई को ऐड कर दिया था, और मैंने आपको समझाया था कि 2 पाई को ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साइन की वैल्यू हर 2 पाई रेडियन के बाद रिपीट होती है। तो यहाँ पर अगर आप 2 पाई को ऐड करते हो तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज √2 साइन। नाउ व्हाट आई डू, ये जो फर्स्ट 2 टर्म है, ये फर्स्ट 2 टर्म में से मैं ओमेगा को कॉमन ले लेता हूं। अभी फर्स्ट टर्म में तो ओमेगा है ही, तो बचेगा टी, पर सेकंड टर्म में ओमेगा है ही नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ 2 पाई है, फिर भी मैं ओमेगा को कॉमन ले रहा हूं। तो उस इक्वेशन में क्या करते हैं, ओमेगा से डिवाइड कर देते हैं। तो कर दिया मैंने, ठीक है, प्लस पाई बाय 4, इसका मैंने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज है। समझ आया आपको? ओके, सो वी हैव y is equal to √2 sin। अच्छा, अब स्टूडेंट आपको पता होगा, फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। सो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। सो साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस पाई बाय 4, बराबर। तो ये जो इक्वेशन है y is equal to √2 sin omega t plus capital T by small t plus capital T plus pi by 4, this represents the periodic motion. So above equation represents periodic motion। ये periodic motion को represent करता है, क्योंकि इसका जो फॉर्म है वो किसके जैसा है, y is equal to a sin omega t plus phi के जैसा है। So that's why it represents the periodic motion। तो फिर इसका पीरियड क्या हुआ, पीरियड कैपिटल T, पीरियड क्या हुआ, पीरियड हुआ कैपिटल T 2 पाई बाय ओमेगा। तो पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो सिंपल है ये, ठीक है। और आपने इसको एक बार अगर देखा है, अच्छे से समझा है, तो फिर जब फ्यूचर में नेक्स्ट टाइम ये या इसके जैसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बट एक बार वो अच्छे से समझ में आ जाता है तो फ्यूचर में अगर थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन भी अगर आए तो फिर आप उसको समझ सकते हैं। यू कैन एटलीस्ट डिसाइड कि वेदर इट इज अ पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। ठीक है, और दूसरे भी फंक्शंस हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, now we discuss the second one, sin of omega t, y is equal to sin of omega t plus cos of 2 omega t plus
साइन ऑफ 4 omega t. So student, we have to decide whether this function represents the periodic motion or not. Answer is yes. The given function represents the periodic motion. Okay. Now here, each term, the first term, second term, and the third term, each term is a periodic function. ये फर्स्ट टर्म पीरियोडिक फंक्शन है, सेकंड टर्म पीरियोडिक फंक्शन है, थर्ड टर्म इज आल्सो पीरियोडिक फंक्शन. ओके, सो एवो फंक्शन रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक फंक्शन. Each term is periodic with different angular frequency. ठीक है, जो हर टर्म है, तीनों टर्म पीरियोडिक है. ठीक है, और तीनों टर्म की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है. तो हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म का पीरियड कितना है, सेकंड टर्म का पीरियड कितना है, थर्ड टर्म का पीरियड कितना है, वो हम फाइंड करेंगे. सो सी हियर, पीरियड ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब ये वाला, तो इट इज सिंपली ओमेगा टी. ठीक है, तो जब ओमेगा टी होता है तो फिर उसका पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा. तो पीरियड ऑफ फर्स्ट टर्म इज कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. इसको मैं t0 से डिनोट कर देता हूं. ठीक है, और डिफरेंट नोटेशन. सो पीरियड ऑफ फर्स्ट टर्म t0 इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. अब पीरियड ऑफ सेकंड टर्म वो हम फाइंड करते हैं. तो पीरियड ऑफ सेकंड टर्म, अब ये कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो उसके लिए सबसे पहले जो सेकंड टर्म है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करो. तो सेकंड टर्म की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश इज 2 ओमेगा. सेकंड टर्म की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा, व्हिच आई डिनोट एज ओमेगा डैश. राइट, सो ओमेगा डैश इज 2 पाई, ओमेगा डैश इज 2 पाई बाय t0 dash, right? 2 pi by t0 dash, omega is equal to 2 pi by t. तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 pi by t0 dash is equal to 2 omega. So therefore t0 dash is equal to 2 pi by 2 omega. लिख सकते हैं हम ऐसा, but 2 pi by omega is t0. So what we can write? We can write t0 by 2. So student, the period of second term is what? Period of second term is t0 by 2. Is it clear? Similarly, we will find the period of third term. Period of third term. तो थर्ड टर्म का पीरियड फाइंड करने के लिए सबसे पहले थर्ड टर्म की एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करो. तो थर्ड टर्म की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश इज इक्वल टू 4 ओमेगा. राइट, अब ओमेगा डैश को हम लिखेंगे 2 पाई बाय टी डैश इज इक्वल टू 4 ओमेगा. सो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई बाय 4 ओमेगा. राइट, ओके. सो इसको भी हम फर्स्ट टर्म के पीरियड के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, विच इज 2 पाई बाय ओमेगा. सो ये क्या होगा, देखो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं. 1 बाय 4 2 pi by omega. So this is t0 by 4. So t dash is equal to t0 by 4. Is it clear? तो फर्स्ट टर्म का टाइम पीरियड है t0, सेकंड टर्म का टाइम पीरियड है t0 by 2 और थर्ड टर्म का टाइम पीरियड है t0 by 4. Okay. Now we can write that the period of first term is multiple of
पीरियड ऑफ लास्ट 2 टर्म। जो फर्स्ट टर्म का पीरियड है, फर्स्ट टर्म का पीरियड क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट टर्म का पीरियड है t0। तो फर्स्ट टर्म का पीरियड सेकंड एंड थर्ड लास्ट 2 टर्म के पीरियड के मल्टीपल में है। मतलब सेकंड टर्म का पीरियड है t0/2, थर्ड टर्म का पीरियड है t0/4। तो अगर आप t0 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको t0 मिल जाएगा। अगर आप t0/4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको t0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जो लिखा है कि पीरियड ऑफ फर्स्ट टर्म इज द मल्टीपल ऑफ पीरियड ऑफ लास्ट 2 टर्म। ठीक है। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज द लीस्ट टाइम आफ्टर व्हिच द मोशन इज रिपीटेड। ठीक है। सो वो लिखने की जरूरत नहीं है कि टाइम पीरियड होता क्या है। ठीक है। सो द फंक्शन मतलब सम ऑफ 3 periodic function repeat after the sum of 3 periodic function repeat after minimum time of t0 and t0 is 2π/ω। मतलब ये तीनों फंक्शन का जो सम है, मतलब कि ये y, तो y की वैल्यू कितने टाइम के बाद रिपीट होगी? देखो एक बात समझो, जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 2π/ω टाइम के बाद रिपीट होगी, मतलब t0 टाइम के बाद रिपीट होगी। सिर्फ फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं। सेकंड टर्म की जो वैल्यू है, सेकंड टर्म की वैल्यू कब रिपीट होगी? t0/2 टाइम के बाद रिपीट होगी, मतलब इससे कम टाइम के बाद रिपीट होगी। थर्ड टर्म की जो वैल्यू है वो कब रिपीट होगी? t0/4 टाइम के बाद रिपीट होगी। एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट टर्म की वैल्यू t0 टाइम के बाद रिपीट होगी, सेकंड टर्म की वैल्यू t0/2 टाइम के बाद रिपीट होगी, थर्ड टर्म की वैल्यू t0/4 टाइम के बाद रिपीट होगी। तो ये जो तीनों फंक्शन है उनका जो सम है, मतलब कि ये y मतलब this, उसकी वैल्यू मिनिमम कितने टाइम के बाद रिपीट होगी? तो ये तीनों में जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कौन है? ये। तो ये तीनों का जो सम है उसकी वैल्यू कब रिपीट होगी? t0 टाइम के बाद। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं। ठीक है। आप बहुत ही सिंपल सी बात है, आप इसको बार बार सुनो, आपको डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू t0 टाइम के बाद रिपीट होती है, सेकंड टर्म की वैल्यू t0/2 टाइम के बाद रिपीट होती है, थर्ड टर्म की वैल्यू t0/4 टाइम के बाद रिपीट होती है। तो जो तीनों है, तीनों फंक्शन है, वो तीनों फंक्शन का जो सम करके जो न्यू फंक्शन आएगा, सुनना, तीनों फंक्शन का सम करके जो न्यू फंक्शन आएगा, वो न्यू फंक्शन की वैल्यू कब रिपीट होगी? तो न्यू फंक्शन की वैल्यू इतने टाइम के बाद रिपीट होगी। समझ आया? जो तीनों में जो मैक्सिमम टाइम है उतने टाइम के बाद वैल्यू रिपीट होगी। यहां पर मैंने लिखा है कि सम ऑफ 3 पीरियोडिक फंक्शन रिपीट आफ्टर अ मिनिमम टाइम ऑफ कैपिटल T0। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कैपिटल T0। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, JEE, नीट, इस टाइप के एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन बुक में से डायरेक्टली उठा के आ सकता है। तो फिर वहां पर आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए। हो सकता है कि डायरेक्टली ना आ जाए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ आए, बट फिर भी मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है तो फिर अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अगर कोई नया क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो उसको भी आंसर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस। थर्ड बाकी है, वो हम करते हैं अभी। नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस द थर्ड function. The third function is
y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस ओमेगा टी। स्टूडेंट e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है दे मे बी नोइंग दिस, बट हमारे फिजिक्स में भी ये यूज होता है। तो e मतलब क्या, e मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और जहां कहीं भी e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की आती है तो e की वैल्यू होती है 2.718, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि e डिनोट्स द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, ये e क्या है, ये e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती है स्टूडेंट कि जिनका वेरिएशन एक्सपोनेंशियली होता है। कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब कैसा, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। एक्सपोनेंशियल मतलब जो वेरिएशन इस टाइप का होता है, ठीक है, या तो जो वेरिएशन इस टाइप का होता है उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल वेरिएशन। दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग एंड दिस इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। तो देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज इन द फिजिक्स व्हिच आर वेरिंग एज पर दिस और एज पर दिस। ये आप आगे स्टडी करोगे फिजिक्स में, मतलब नॉट इन द क्लास 11, इन द क्लास 12 यू विल कम टू नो अबाउट दिस कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती है। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमको एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस ओमेगा t, ठीक है। और ये पूछा है कि क्या ये फंक्शन कोई पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ये पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, ठीक है। तो एक बात आप समझो जरा कि y इज इक्वल टू e रेज टू ओमेगा t। एक्चुअली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बराबर। अब एक बात समझो कि e रेज टू ओमेगा t अगर है, अगर e रेज टू ओमेगा t है, यहाँ पर तो e रेज टू माइनस ओमेगा t है, अगर e रेज टू माइनस e रेज टू प्लस ओमेगा t है तो फिर वो ये है, राइट। और अगर e रेज टू माइनस ओमेगा t है मतलब ऐसा, तो फिर वो ऐसा होगा। दिस इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट बोथ दिस, मतलब अगर e रेज टू ओमेगा t है या e रेज टू माइनस ओमेगा t है, बोथ आर एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ठीक है। बोथ दिस डज नॉट रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये दोनों ही पीरियोडिक मोशन को पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, दे आर एक्सपोनेंशियली चेंजिंग, बराबर। उसमें पीरियोडिक क्या होता है, पीरियोडिक मतलब कि इंक्रीज डिक्रीज लाइक दैट, ओके। बट हियर दिस इज आइदर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और दिस इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। वी कैन से दैट इट इज मोनोटोनिकली, क्या कहा मैंने, इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर हम इसकी बात करें, ये मतलब कि ये वाला, तो ये क्या हो रहा है, दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। क्या कहा मैंने, एवो इक्वेशन इज मोनोटोनिकली माइनस है, इसके लिए बस इतना ही लिखता हूं, डिक्रीजिंग। दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली मतलब क्या, मोनोटोनिकली मतलब एक ही तरह से डिक्रीज हो रहा है। देखो एक ही तरह से डिक्रीज हो रहा है, तो दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। नाउ हियर एज t टेंड्स टू इंफिनिटी, आप देखो कि अगर इसमें t की वैल्यू इंफिनिटी पर जाती है, मतलब t की वैल्यू अगर इंफिनिटी को अप्रोच करती है, तो फिर e रेज टू माइनस ओमेगा t की जो वैल्यू है वो अप्रोच करेगी जीरो को। दिस अप्रोच इज द जीरो। सो मैं, तो दिस इज नॉट अ रिपीटिंग फंक्शन, दिस इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। सो e raised to minus omega t does not repeat its value। तो ये कोई भी पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। पीरियोडिक मतलब the which is repeated at a regular interval of time। पर ये रिपीट कहाँ हो रहा है, तो बस डिक्रीज हो रहा है। रिपीट मतलब डिक्रीज इंक्रीज, जैसे अपना साइन फंक्शन होता है ना, इस टाइप का। ये पीरियोडिक है, दिस इज नॉट पीरियोडिक। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। तो ये थर्ड इज नॉट अ पीरियोडिक,
अब फोर्थ जो है वो क्या है, फोर्थ इज लेट मी सी, ओके, log of omega t, y is equal to log of omega t. तो स्टूडेंट this also does not represent any kind of periodic function. ये भी कोई periodic function को represent नहीं करता है, क्योंकि इसमें भी value of log of omega t increases monotonically. जो log of omega t है वो कैसे इंक्रीज होती है, मोनोटोनिकली, मतलब इंक्रीज होती है. अगर आप लोगों ने कभी लॉग टेबल देखा होगा, ठीक है, हमने भी तो किया है, लॉग टेबल से कुछ वैल्यूज फाइंड की है, बराबर. तो लॉग टेबल के अंदर यहाँ पर जो वैल्यू होती है, जैसे log of 10, log of 11, log of 12, log of 30, log of 40, इट्स लाइक दैट. तो जैसे जैसे ये वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है, तो लॉग की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है, मींस इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ऐसा नहीं है कि इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है और फिर इंक्रीज होती है, इट इज नॉट लाइक दैट. एज द वैल्यू ऑफ दिस ओमेगा टी इंक्रीजेस, एज द वैल्यू ऑफ दिस लॉग ऑफ ओमेगा टी अप्रोचेस इंफिनिटी, मतलब एज टी अप्रोचेस इंफिनिटी, मतलब टाइम की वैल्यू, ठीक है. तो एज द वैल्यू ऑफ टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी, वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा टी ऑल्सो डाइवर्जेस. डाइवर्जेस मतलब यहां पर उनका कहने का मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा टी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, राइट. तो दिस ऑल्सो डज नॉट रिप्रेजेंट द पीरियोडिक फंक्शन. यहां पर लिखा हुआ है कि द फंक्शन log of omega t increases monotonically as time t, बराबर. जैसे जैसे टाइम t इंक्रीज होगा log of omega t भी monotonically इंक्रीज होगा, बराबर. एंड as t tends to infinity, log of omega t also diverges to infinity, मतलब उसकी वैल्यू भी इंफिनिटी के तरफ जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी. So this does not represent any kind of फिजिकल डिस्प्लेसमेंट. ये कोई भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है. इज दैट क्लियर? ओके. सो फर्स्ट टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स द पीरियोडिक मोशन एंड द थर्ड एंड फोर्थ डज नॉट रिप्रेजेंट एनी पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है. तो पीरियोडिक है ही नहीं तो फिर उनके टाइम पीरियड भी नहीं होंगे. Now we are solving example 14.3. Which of the following function of time represents simple harmonic motion and question B periodic but not simple harmonic. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन रिप्रेजेंट करता है और पीरियोडिक कौन रिप्रेजेंट करता है. पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक. मैंने आपको समझाया है कि एवरी पीरियोडिक मोशन is not a simple harmonic. Simple harmonic is always periodic, but periodic may not be simple harmonic. So give the period for each case. ठीक है. तो स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है y is equal to sin of omega t minus cos of omega t. तो ये एक इक्वेशन हमको दिया है और हमको पूछा है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है या तो फिर पीरियोडिक मोशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. ओके. सो लुक व्हाट आई एम डूइंग. साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस, तो स्टूडेंट ये जो कॉस ऑफ ओमेगा टी है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं. तो आई राइट दिस एज साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, राइट. मैंने आपको क्लास मतलब सॉरी चैप्टर नंबर 2 के अंदर समझाया था कि पाई बाई 2 माइनस अगर है, पाई बाई 2 प्लस है या पाई बाई 2 माइनस है तो फंक्शन चेंज हो जाता है. मतलब एक्चुअली ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं. हम लोग उल्टा लिख रहे हैं कि ऐसा है तो हम ऐसा लिख रहे हैं. समझ आया आपको? तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, तो पाई बाई 2 माइनस है या पाई बाई 2 प्लस है तो फंक्शन ऑलवेज चेंज हो जाता है, बराबर. मैं यहाँ पर आपको कुछ करके बताता हूँ. साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, इफ इट इज लाइक दिस, मान लो कि ऐसा है तो साइन ऑफ
पाई बाई टू माइनस हो या पाई बाई टू प्लस हो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो दिस विल बिकम कॉस ऑफ ओमेगा टी। बट पाई बाई टू माइनस अगर होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एवरीथिंग इज पॉजिटिव, इसके लिए यहां पर साइन प्लस आएगी। अगर हम ऐसा लिख देते, अगर हम ऐसा लिखते ऐसा, तो फिर रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि पाई बाई टू प्लस है मतलब फंक्शन तो चेंज हो ही जाएगा, तो आएगा तो कॉस ओमेगा टी ही। बट पाई बाई टू प्लस है तो प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर, प्लस मतलब हाँ नहीं ओके, दोनों में सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, यस मेरी मिस्टेक थी स्टूडेंट, तो दोनों में सेम ही आंसर आएगा, तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा क्योंकि यस दोनों में प्लस आएगा। अगर आप पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी करते हो या पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी करते हो, दोनों में सेम आंसर आएगा, ठीक है। सॉरी मैंने ऐसा सोचा कि इसमें शायद माइनस आ जाएगा, नहीं, दोनों में प्लस ही आंसर आता है, ओके। तो फिर भी हम यहाँ पर माइनस करते हैं, ठीक है, ओके। तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, राइट, ओके। अब एक फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट, आप उसको जरा देखो, साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा, डिफरेंट एंगल, क्योंकि यहां पर भी तो डिफरेंट है ना, जैसे यहां पर ओमेगा टी है, यहां पर पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी है, तो दे आर द डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा, तो s माइनस s, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, s माइनस s, s माइनस s, s मतलब साइन, s मतलब साइन, तो s माइनस s, तो ये अगर है मतलब ऐसा है साइन ऑफ सर्टेन एंगल माइनस साइन ऑफ सम अदर एंगल, अगर ऐसा है तो कैसे लिखते हैं, 2 साइन दोनों एंगल का सम डिवाइड बाय 2 कॉस एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, इस तरह से, बराबर। इसको शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है s माइनस s इज इक्वल टू 2sc, s मतलब साइन ऑफ सम एंगल माइनस साइन ऑफ सम अदर एंगल, दोनों एंगल सेम नहीं होने चाहिए, अगर सेम है तो फिर आंसर सीधा 0 आ जाएगा, बराबर। तो साइन ऑफ सम एंगल माइनस साइन ऑफ सम अदर एंगल इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ दोनों एंगल का सम डिवाइड बाय 2 कॉस एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो हम इसको यहां पर अप्लाई करते हैं, सो क्या आएगा, y इज इक्वल टू s माइनस s, दिस इज s माइनस s, तो क्या होगा 2sc, तो 2 लिखने का, s मतलब साइन लिखने का, दोनों एंगल को ऐड करो, दोनों एंगल को ऐड करो, तो देखो ऐड किया मैंने ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, दोनों एंगल को ऐड कर दिया, बट डिवाइड बाई 2 भी है तो डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2sc, फिर दोनों एंगल को डिफरेंस लो और डिवाइड बाई 2 करो, ओमेगा टी माइनस माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, बराबर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 साइन, देखो ये ओमेगा टी तो कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी पाई बाई 4, राइट। और यहां पर क्या होगा, कॉस दिस इज ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, मतलब 2 ओमेगा टी माइनस माइनस पाई बाई 2 एज इट इज रहेगा डिवाइड बाई 2, so y is equal to 2 साइन ऑफ पाई बाई 4, मतलब साइन 45 क्या होता है, 1 बाई रूट 2 होता है, तो 2 इंटू 1 बाई रूट 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 2 ओमेगा टी को 2 से डिवाइड करो तो इट विल बी ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दिस इज पाई बाई 4, so this is 2 into 1 by root 2, it is what, root 2, ठीक है, क्योंकि 2 क्या होता है, 2 is root 2 into root 2, तो एक root 2 कैंसिल हो जाएगा, तो this is cos ओमेगा t
minus pi by 4. Is it clear? Let me just check this. Yes, root 2 sin omega t minus pi by 4. Okay. So इसका जो फॉर्म है y is equal to root 2 cos omega t minus pi by 4, बराबर? तो स्टूडेंट this represents the SHM. So MO equation represents सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि इसका जो फॉर्म है ना y इक्वल टू रूट 2 cos ओमेगा t माइनस पाई बाय 4, ये SHM के जैसा है। SHM का फॉर्म क्या है? y इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस पाई ओमेगा t माइनस पाई, दोनों SHM को रिप्रेजेंट करते हैं। तो MO इक्वेशन रिप्रेजेंट्स SHM, बराबर? पर इसमें फेज क्या होगा? ठीक है, तो phase of this SHM is phi is equal to minus pi by 4, क्योंकि हमने जो SHM का इक्वेशन डिस्कस किया था, इट वाज y is equal to a cos omega t plus phi। यहाँ पर प्लस फाइव नहीं है, यहाँ पर माइनस पाई बाय 4 है। तो इसके लिए फेज क्या होगा? फेज ऑफ दिस SHM इज सॉरी phi is equal to minus pi by 4, और मैं डायरेक्टली लिख देता हूं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो मैंने कैसे लिखा। 7 pi by 4। तो सबसे पहले आप एक बात समझो कि ये जो SHM है, इस SHM का फेज माइनस पाई बाय 4 कैसे है? ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था, रिलेवेंस बिटवीन SHM and UCM. Every simple harmonic motion is related to the uniform circular motion, बराबर? अब एक बात याद रखो कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, if the particle is moving on the circular path in the anti-clockwise direction, in which direction? Anti-clockwise direction, तो फिर उसका जो एंगल होता है ना, उसकी जो एंगुलर पोजीशन होती है वो डिक्रीज होती है। कब? when the motion is in the anti-clockwise direction। यहां पर फेज माइनस पाई बाय 4 है, यहां पर फेज क्या है? माइनस पाई बाय 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पार्टिकल ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसे मूव कर रहा है। जब प्लस होता है तो इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज, माइनस है मतलब क्लॉकवाइज, बराबर? तो पार्टिकल इनिशियली यहां पर है, पार्टिकल का इनिशियल फेज क्या है? माइनस पाई बाय 4, ठीक है? तो सिचुएशन कैसी होगी मैं आपको समझाता हूं। इनिशियल फेज, जस्ट अ मिनट, इनिशियल फेज इज माइनस पाई बाय 4, मतलब थोड़ा सा छोटा एंगल बन गया। पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब 90 का हाफ, तो 90 यहां तक होगा, तो ये वाला। तो पार्टिकल यहां पर है, उसका जो इनिशियल फेज है वो इनिशियल फेज क्या है? माइनस पाई बाय 4 है, बराबर? उसका इनिशियल फेज क्या है? माइनस पाई बाय 4, मतलब वो जो रेफरेंस एक्सिस है ना, वो रेफरेंस एक्सिस के नीचे है, तो उसका इनिशियल फेज है माइनस पाई बाय 4। तो फिर मैंने 7 पाई बाय 4 क्यों लिखा? तो स्टूडेंट, ये पूरा एंगल, दिस होल एंगल इज ओके, दिस होल एंगल मतलब ये पूरा एंगल कितना होता है? होल एंगल इज 360 डिग्री, होल एंगल इज 2 पाई। तो फिर ये कितना एंगल होगा? ये एंगल, दिस विल बी 2 पाई माइनस पाई बाय 4। The whole angle is 2 pi. This is pi by 4. Okay, minus pi by 4 because it is below. Okay, it is below the reference axis. ये reference axis है, reference axis के below है। इसके लिए माइनस साइड का रीजन वो है कि it is below, ठीक है? तो ये कितना एंगल होगा? 2 pi minus pi by 4, and that is nothing but what? It is 7 pi by 4। तो आप दोनों में से कुछ भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है?
ओके, अब स्टूडेंट जो सेकंड फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ओके, तो क्वेश्चन यू नो वी हैव टू डिसाइड वेदर दिस इज पीरियोडिक और एसएचएल. ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी. अब स्टूडेंट यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है जो कि हमको समझना है. क्या फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2. इस टाइप का एक फॉर्मूला है, बराबर. ट्रिग्नोमेट्री में आता है. वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फॉर्मूला. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2. ओके, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू, तो जैसे यहाँ पर है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पर ये ओमेगा टी है, तो 1 माइनस कॉस 2 बराबर 2 आएगा और फिर ओमेगा टी आएगा एंड डिवाइड बाय 2. सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी. जो डिवाइड होता है ना स्टूडेंट, वो कभी एंगल को डिवाइड नहीं होता है. एंगल मतलब जैसा हमने यहाँ पर 1/2 किया ना, तो कोई स्टूडेंट ऐसे सोच सकता है कि ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर दो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बराबर. एंगल इज नेवर अफेक्टेड. अगर हम कोई भी साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन को के ऊपर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें, जैसे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, स्क्वायर करें, बराबर, तो उसमें एंगल इज नॉट अफेक्टेड. जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर cos 2 ओमेगा टी है, लिख के यहाँ पर आपको बता देता हूं कि cos ऑफ 2 ओमेगा टी, अगर इसका स्क्वायर लेना है ऐसे, तो फिर हम उसको ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर 2 ओमेगा टी, ऐसे लिखेंगे. ऐसा नहीं होता है कि ये 2 ओमेगा टी का भी स्क्वायर हो जाएगा. एंगल इज नेवर अफेक्टेड. एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, एंगल को डिवाइड नहीं करता, कुछ भी एंगल में कोई चेंज नहीं आता. इस बात को याद रखना. So then, तो y is equal to 1/2 minus 1/2 cos of 2 omega t. तो स्टूडेंट above represents SHM. ये SHM रिप्रेजेंट करता है, बराबर. मीन पोजीशन ऑफ दिस SHM is located at, mean position is located at 1/2. Okay, mean position is located at y is equal to 1/2. Instead y equals 0. नॉर्मली कोई भी SHM होती है, उसका जो मीन पोजीशन होता है, उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वो कहां पर होता है? y इक्वल टू 0 पर होता है. पर यहां पर इस SHM का जो मीन पोजीशन है, वो y इक्वल टू 0 पर नहीं होगा. वो कहां पर होगा? y इक्वल टू 1/2 पर होगा. क्यों ऐसे? क्योंकि यहां पर 1/2 माइनस समथिंग है, बराबर. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, वो हमेशा 1/2 माइनस समथिंग होगा. वो हमेशा 1/2 माइनस समथिंग होगा, बराबर. तो मैं आपको यहाँ पर कुछ, अच्छा पहले मैं इसका टाइम पीरियड लिख देता हूँ. तो टाइम पीरियड क्या होगा? ओमेगा डैश इक्वल टू 2 ओमेगा. ये जो 2 ओमेगा है उसको ओमेगा डैश ले लो, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2π/t डैश इज इक्वल टू 2 ओमेगा. तो देयरफॉर t डैश क्या होगा? t डैश होगा π/ओमेगा. तो टाइम पीरियड इज π/ओमेगा. सो मैं, अच्छा तो मैं आपको समझाता हूं. देखो, नॉर्मली ये है y इक्वल टू 0, बराबर, और ये है उसका अपर एक्सट्रीमम और ये है उसका लोअर एक्सट्रीमम, बराबर. दिस इज अपर एक्सट्रीमम एंड दिस इज द लोअर एक्सट्रीमम. ओके, तो यहां पर दिस इज 1/2 माइनस, तो 1/2 का मतलब ये सपोज +1 है और ये -1 है. एम्पलीट्यूड इज नॉर्मली एम्पलीट्यूड इज +1 एंड -1. तो यहां पर इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा वो यहां पर होगा, मिड पॉइंट पर होगा. y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू +1 के मिड पॉइंट पर होगा. तो ये क्या है? दिस इज y इक्वल टू
1/2, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ये मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, वो इस पॉइंट के अबाउट ऐसे मूव कर रहा होगा। मतलब y इक्वल टू 1/2 से y इक्वल टू +1 पर जाएगा और फिर वहां से y इक्वल टू 0 पर जाएगा, फिर वापस यहां से यहां पर मतलब इट इज मूविंग लाइक दिस। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स, बराबर। दिस इज बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द पॉइंट, मतलब हमने जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर y एक्सिस पर, दिस इज द y एक्सिस, y एक्सिस पर इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने y इक्वल टू 0 पर नहीं लिया है, हमने इक्विलिब्रियम कहां पर लिया है, y इक्वल टू 1/2 पर लिया है। ठीक है, तो हियर बॉडी डेफिनेटली परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट इज नॉट एट y इक्वल टू 0, इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट इज लोकेटेड एट y इक्वल टू 1/2, यहां पर है। सो तो डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 माइनस 1/2 cos of 2 omega t, बराबर। समझ में आया आपको ये? ओके, तो ये भी ऐसे चेंज को रिप्रेजेंट करता है। Example 14.4. The figure given below depicts, means shows two circular motions. The radius of the circle, the period of revolution, the initial position and sense of revolution are indicated in the figure. Obtain the simple harmonic motion of the x projection of radius vector of the rotating particle p in each case. Okay, now student, क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। दो अलग अलग फिगर हमको रखी है, फिगर ए है और फिगर बी है। इन बोथ दी फिगर a particle is moving on a circular path, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। अब हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, नंबर 1 रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ दिया है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द सर्कुलर पाथ इज गिवन, टाइम पीरियड ऑफ revolution is given and sense of revolution, sense of revolution मतलब वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पर मैंने शो नहीं किया है, वो ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इन फर्स्ट फिगर एंटी क्लॉकवाइज, इन सेकंड फिगर क्लॉकवाइज। सो फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स प्रोजेक्शन, इक्वेशन ऑफ एक्स प्रोजेक्शन ऑफ दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन आर कोरिलेटेड। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई रिपीट, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पर हमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होगा उस प्रोजेक्शन का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या है, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ दे हैव नॉट गिवन। ओके, अच्छा यहाँ पर ए लिखा हुआ उन लोगों ने, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज ए। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम। ठीक है, ये बात आप याद रखना, एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पर क्या है, रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कैपिटल ए, बराबर। अच्छा, इनिशियल फेज क्या है, तो इनिशियल फेज इज 45 डिग्री, क्योंकि पार्टिकल पी पॉइंट पर है। तो ये जो ओपी लाइन है, ओपी इज द रेडियस वेक्टर यू कैन कॉल, ये जो ओपी है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड इज 4 सेकंड, बराबर। ओके, तो ये जो पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो टी टाइम में उसका कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, angular displacement in anti-clockwise direction in time t। तो थीटा इज इक्वल टू, देखो पहले से उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है π/4, पहले से उसकी एंगुलर पोजीशन 45 है ना, तो π/4 हुआ, π/4 प्लस ओमेगा टी, राइट। उसकी एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा है तो टी टाइम में उसका एंगल कितना इंक्रीज होगा, ओमेगा टी कितना इंक्रीज होगा, तो दिस इज π/4 प्लस ओमेगा मतलब 2π/कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी, और कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी इज 4, सो इसको लिख सकते हैं π/4 प्लस 2π/4 इनटू टी। तो क्या लिखेंगे, π/4 प्लस π/2 into t, बराबर। t is a time and we have to keep it as a variable, so then okay, तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन x axis, y is equal to a cos, क्या आएगा, y is equal to a cos, ये जो हमने लिखा है π/4 प्लस π/2 into t। लेट मी कंफर्म दिस, 2π, हाँ मतलब बराबर ही है, थोड़ा सा लिखने में डिफरेंट है, उन लोगों ने डिवाइड नहीं किया, ये जो हमने डिवाइड कर दिया ना 2π/4 को मैंने π/2 लिख दिया, वो उन लोगों ने नहीं लिखा, अदरवाइज करेक्ट ही है, ठीक है। अगर बुक के जैसे लिखना है तो फिर यहाँ पर आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, बराबर। आप यहाँ पर लिखो 2π/4 इनटू स्मॉल टी, ठीक है, अदरवाइज इट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इसको हम दे देते हैं p, ठीक है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि हाउ मच इज द एम्पलीट्यूड, तो हम उसको p लिखेंगे, और उसका जो इनिशियल फेज है, वो इनिशियल फेज क्या होगा, तो पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर है, ये जो p है ना, p एट t इक्वल टू 0, मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0, तो पार्टिकल इनिशियली इस पॉइंट पर है, तो ये एंगल कितना हुआ है, x एक्सिस के साथ फाई इज इक्वल टू π/2, सो इनिशियल फेज कितना हुआ, इनिशियल फेज इज π/2, बराबर। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहां मैं लिख देता हूं एंगुलर पोजीशन, डायरेक्टली का पोजीशन ही लिखता हूं, एंगुलर पोजीशन एट टाइम t, सो थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस ओमेगा टी आएगा 2π बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, और कैपिटल टी कितना किया है, 30 सेकंड दिया है, सो दिस इज π/2 प्लस 2π डिवाइड बाई 30 इंटू टी, सो दिस इज π/2 प्लस π/15 इंटू टी। सो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस वो क्या आएगा, अच्छा x एक्सिस पर है तो y नहीं लिखना चाहिए, xt, I should write like this, so xt is equal to b cos π/2 plus π/15 into t, so this is the equation. Let me confirm this. Okay, there is a small mistake, बराबर। क्या मिस्टेक है, let me just see, π/2, यस। देखो मिस्टेक क्या है मेरी स्टूडेंट, कि पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो फिर ये एंगल 90 से डिक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आएगी, तो ये मेरी मिस्टेक है,
बराबर। मेरे माइंड में था पहले बट मैं फिर लिखते टाइम वो भूल गया। यहाँ पर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो एंगल 45 से इंक्रीज होगा। यहाँ पर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, पहले यहाँ पर फिर ऐसे आएगा तो एंगल डिक्रीज हो जाएगा ना एक्स एक्सिस के साथ, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा तो π/2 माइनस आएगा, बराबर। और π/2 है तो फंक्शन चेंज हो जाता है, तो दिस इज b sin, बराबर, π/15 इंटू b। और π/2 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो एक बार फिर से मैं देख लेता हूं। यस, b sin π/15 इंटू t। तो नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मेरे पास इसका सिस्टमेटिकली लिखा हुआ सॉल्यूशन है। वैसे आप बिल्कुल एज इट इज ऐसा भी अगर एग्जीक्यूट दोगे ना, देन आल्सो यू विल गेट योर फुल मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल 14.5, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑलमोस्ट श्योर जैसा है, आप ऐसा समझो। अ बॉडी ऑसिलेटिंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ब्रैकेट में लिखा है इन SI यूनिट्स, x इज इक्वल टू 5 cos 2 pi t plus π/4 at t is equal to 1.5 second, calculate displacement, speed and acceleration। इसको मैं डिनोट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1, और टाइम क्या दिया हुआ है, t is equal to 1.5 सेकंड, और कैलकुलेट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सीलरेशन। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। एक पार्टिकल है, एक बॉडी है जो कि SHM परफॉर्म कर रही है, और उसके SHM का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 5 cos 2 pi t प्लस π/4, राइट। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, उस बॉडी का 1.5 सेकंड टाइम पर डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड एक्सीलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना सबसे सिंपल है, क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन भी डिस्प्लेसमेंट है, जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो उस इक्वेशन के अंदर सीधा 1.5 को सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर। तो वी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एट t is equal to 1.5 सेकंड, ठीक है। सो x is equal to 5 cos 2 pi, अब t कितना है 1.5, सब्स्टिट्यूट किया, प्लस π/4। सो दिस इज 5 cos 1.5 इंटू 2 क्या होता है स्टूडेंट, 1.5 इंटू 2 होता है 3 pi, मतलब 1.5 इंटू 2 होता है 3, सो इट विल बी 3 pi प्लस π/4, ठीक है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वैसे आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट वो आंसर आया कैसे है तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जो समझा रहा हूं आप उसको थोड़ा सा अच्छे से समझो, ठीक है। देखो, दिस इज द यूनिट सर्कल, ये यूनिट सर्कल है। यहां पर इस पॉइंट पर 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री, और यू कैन से 0 रेडियन, फिर 2 pi, 4 pi एंड सो ऑन, मतलब जितने भी इवन पाई होते हैं वो सब यहां पर होते हैं, ठीक है। 0 डिग्री, 2 pi रेडियन, 4 pi रेडियन, 6 pi रेडियन, लाइक दैट। फिर यहां पर क्या आता है,
यहां पर आता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, मीन्स ऑल और पाइस। कैसे पाई? और पाई, मतलब 1 3 5 7 लाइक दैट। ओके, फिर यहां पर कैसे होता है? यहां पर होता है पाई बाई 2, और अब उसमें 4 ऐड करो, तो पाई बाई 2 में अगर 4 ऐड करेंगे मतलब दिस इज 1 पाई बाई 2, तो 1 में आप 4 ऐड करो तो 5 आएगा ना, तो दिस विल बी 5 पाई बाई 2। 5 में अगर 4 ऐड करोगे तो 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। फिर यहां पर आता है 3 पाई बाई 2, अब इसमें भी 4 ऐड करते जाओ तो 7 पाई बाई 2। 7 में अगर 4 ऐड करोगे तो 11 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? ओके, यहां पर कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1 0, यहां पर 0 1, हियर -1 0 and here it will be 0 -1. This is the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन फंक्शन इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन फंक्शन इज पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस फंक्शन इज पॉजिटिव। ये एक्चुअली मैंने चैप्टर नंबर 2 में समझाया था, बट फिर से समझा रहा हूं। ठीक है, जब भी हम प्लस कहते हैं तो वी हैव टू गो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड व्हेन वी से माइनस देन वी हैव टू गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आया? इफ वी से प्लस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल इंक्रीज होता है 0 90 180 270 360। ठीक है, और अगर हम प्लस कहते हैं तो क्लॉकवाइज, सॉरी अगर हम माइनस कहते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल डिक्रीज होता है, दैट्स व्हाई। एंटी क्लॉकवाइज में इंक्रीज होता है, क्लॉकवाइज में डिक्रीज होता है। इज इट क्लियर? ओके, अब यहां पर थोड़ा सा आप समझो। लुक स्टूडेंट, यहां पर है 3 पाई प्लस, इट इज 3 पाई प्लस, तो वेयर इज 3 पाई? ये रहा 3 पाई, दिस इज 3 पाई, ये लोकेशन 3 पाई का लोकेशन है। अब प्लस बोलेंगे तो यहां से हम प्लस अगर बोलेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, प्लस के लिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो वी एंटर इन दिस क्वाड्रेंट, वी एंटर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहां से अगर हम आगे जाते हैं तो सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसाइन फंक्शन नेगेटिव होता है, सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो दैट्स व्हाई वी पुट माइनस साइन हियर। माइनस साइन क्यों रखी आपको पता चला? ठीक है, इट इज 3 पाई प्लस, 3 पाई प्लस फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट कोसाइन फंक्शन इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई। तो x इक्वल टू माइनस लिख दिया, माइनस क्या पता चला? ओके, तो -5, दिस विल बी cos पाई बाई 4, मतलब अब फिर 3 पाई लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ऐसे आएगा, दिस इज इक्वल टू -5, सॉरी -5, अब cos पाई बाई 4 मतलब cos 45, cos 45 क्या होता है? cos 45 होता है 1/√2, और स्टूडेंट आगे के लिए हमेशा के लिए याद रखो कि 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, so this is -5 into 0.707, so x is equal to, उसका मल्टीप्लिकेशन करो, 3 समथिंग कुछ आएगा, 3.5 समथिंग कुछ, 5 into 0.707, तो यह आया 3.535, तो x is equal to -3.535 मीटर। So what answer we got? At 1.5 second, the displacement will be -3.535 meter. Is it clear? क्वेश्चन ए हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी क्या है? स्पीड। अब स्पीड कैसे मिलेगी? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करो तो स्पीड मिलेगी। ठीक है, तो स्पीड कैलकुलेट करते हैं, तो v इज इक्वल टू dx/dt, बराबर। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी मिलती है, बट यहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इसलिए
इट इज कॉल्ड स्पीड। तो डिफरेंशिएट करो, सो डी बाई डी टी 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, डिफरेंशिएशन आप थोड़ा सा अच्छे से समझो। देखो 5 कांस्टेंट है, तो टेक इट आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मैंने आपको आगे समझाया है, फिर से आप लोग समझ लो। 5 कांस्टेंट है, तो टेक इट आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन, सो डी बाई डी टी ऑफ क्या आएगा, cos 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। तो दिस इज 5। अब cos का डिफरेंशिएशन करना है, तो स्टूडेंट cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, मैंने बताया है। तो वो माइनस हम यहां पर लिखेंगे, माइनस साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ये किया हमने, ओके। फिर अब क्या करेंगे, फिर हम इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे। हमने पहले किया cos ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन, ये है cos ऑफ थीटा। तो cos ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। अब थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहां पर आएगा डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। सो दिस इज माइनस 5 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, राइट। और इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब यहां पर थोड़ा समझो, 2 पाई कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ टी का होगा, dt बाई dt प्लस d बाई dt ऑफ पाई बाई 4, ऐसे। तो दिस इज इक्वल टू -5। बहुत ही डिटेल में कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं खुद के लिए कर रहा होता ना, तो मैं इतना डिटेल में नहीं करता, बट मैं आपके लिए कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग इन द डिटेल, ठीक है। तो यहां पर आएगा 2 पाई और dt बाई dt 1 होता है, dt बाई dt इज 1 एंड प्लस 0। क्यों? क्योंकि पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 कांस्टेंट है, समझ में? अच्छा, दूसरी बात, तो इसका आंसर क्या हुआ, इतने पोर्शन का आंसर क्या हुआ, इट इज 2 पाई। बट वो जो 2 पाई है ना स्टूडेंट, वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। मैंने पहले बोला था कि एंगल ऑलवेज रिमेन अनअफेक्टेड। तो ये जो 2 पाई है वो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो दिस इज माइनस 10 पाई साइन ऑफ 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हम टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1.5 सेकंड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पुट t इज इक्वल टू 1.5 सेकंड, ठीक है। तो So v is equal to minus 10 pi sin 2 pi। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 1.5, ओके, प्लस पाई बाई 4। वो मैंने सर्कल मिटा दिया ना, वो मैंने गलत किया, एक्चुअली मुझे उसकी जरूरत थी। वैसे मुझे तो ओरली याद है कि क्या होता है, ठीक है। ट्राई करता हूं, अगर मैं आपको ओरली समझा सकूं तो, अदरवाइज फिर से ड्रॉ कर दूंगा। साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। चलो मैं ओरली बोलूंगा 3 पाई प्लस, तो 3 पाई प्लस मतलब, अब आप देखो आपके पास सर्कल है तो आप उसमें देखो 3 पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। पहले जो भी बोला था ना, 3 पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज ऑल्सो नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो इसके लिए इसका आंसर आएगा माइनस साइन पाई बाई 4। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो दिस इज 10 पाई और साइन पाई बाई 4 मतलब वही 0.707, तो दिस इज 7.07 into 3.14। सो देखते हैं क्या इसका आंसर आता है।
और क्या वो आंसर टेक्स्ट से मैच करेगा? तो यस, बिल्कुल मैच करेगा। तो स्टूडेंट 7.07 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो ये आता है 22.1998 मीटर पर सेकंड और स्पीड है। और आप देख लो कि आंसर ऑलरेडी पॉजिटिव में आ गया है। ठीक है, तो बुक के अंदर आंसर है 22 और हमारा आंसर है 22.1998, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट ही है हमारा आंसर। ठीक है, ओके। अब है सी। अब देखो स्टूडेंट, ये जो सी है ना, दैट इज द एक्सीलरेशन। सी क्या है? एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं, एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए ये जो स्पीड का इक्वेशन है, आप उसको डिफरेंशिएट करो। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं और फिर मैं आपसे बात करता हूं। एक्सीलरेशन वी हैव टू डिटरमाइन। ठीक है, एक्सीलरेशन वी हैव टू डिटरमाइन। तो एक्सीलरेशन फाइंड करना है। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन फाइंड करने की स्टूडेंट, एक्सीलरेशन फाइंड करने की दो मेथड है। एक्सीलरेशन फाइंड करने की कितनी मेथड है? दो मेथड है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं मेथड 1। आप कोई भी एक मेथड फॉलो करना, ठीक है? और कौन सी मेथड फॉलो करेंगे आप सेकंड वाली मेथड फॉलो करेंगे जो कि बुक में एक्सप्लेन की है। मेथड 1 मत करना। ओके, सो मेथड 1 आई एम एक्सप्लेनिंग यू। तो एक्सीलरेशन इज व्हाट? एक्सीलरेशन इज dv by dt, बराबर? जैसे वेलोसिटी इज dx by dt, एक्सीलरेशन इज dv by dt। सो d by dt, v का फॉर्मूला। अब v का कौन सा फॉर्मूला हमको लेना है? तो देखो, ये जो आया ना, ये वाला -10 पाई sin 2 पाई t प्लस पाई बाय 4, वो फॉर्मूला हमको लेना है। तो -10 पाई sin 2 पाई t प्लस पाई बाय 4, तो ये वाला फॉर्मूला हमको लेना है। ठीक है, सो a इज इक्वल टू -10 पाई, दिस इज कांस्टेंट, तो उसको हमने बाहर ले लिया। और फिर से ये साइन वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। तो d बाई dt ऑफ 2 पाई t प्लस पाई बाई 4, सो -10 पाई डिफरेंशिएशन। अच्छा, मैंने साइन लिखना तो मैं भूल गया, जरूरी है वो लिखना। d बाई dt ऑफ साइन 2 पाई t प्लस पाई बाय 4। ओके, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, बराबर? साइन का डिफरेंशिएशन cos 2 पाई t प्लस पाई बाय 4, एंड एज इट इज एक्सप्लेन यू अर्लियर, 2 पाई t प्लस पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन होगा 2 पाई। तो वो मैं 2 पाई यहां पर डायरेक्टली लिख देता हूं। हमने आगे आपको समझाया ना, ये देखो यहां पर है 2 पाई t प्लस पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन क्या आया था? 2 पाई आया था, तो वो डायरेक्ट 2 पाई मैंने लिख दिया। ठीक है, तो दिस इज -20 पाई स्क्वायर, राइट? cos 2 पाई t, ये काफी लंबी मेथड है, बट समझा रहा हूं मैं, समझो आप सिर्फ। ठीक है, अब इसके अंदर पुट करो t इज इक्वल टू 1.5 सेकंड, पुट करो। सो a इज इक्वल टू -20 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos 1.5 रखोगे तो 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई प्लस पाई बाय 4। सो 3.14 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 3.14 का स्क्वायर
9.8596 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यह आया 197 माइनस 197.192। और जैसा आपको पता है कि cos 3 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो दिस इज माइनस साइन पाई बाई 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 197.192 मल्टीप्लाई बाय साइन पाई बाई 4, तो आपको पता ही है इट इज 0.707। तो फिर एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा 197.192 मल्टीप्लाई बाय 0.707, तो दिस इज 139। बुक से थोड़ा सा अलग आंसर है, 139.41, और बुक में क्या आंसर है? बुक में है 140, तो उन लोगों ने राउंड ऑफ किया है। क्या किया है स्टूडेंट? राउंड ऑफ किया है। मैं ये सब मिटा देता हूं, राउंड ऑफ किया है उन्होंने। हम क्या करें, इसी को रहने देते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सीलरेशन एज समझ में। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने एक मेथड से फाइंड करी। नाउ वी विल डू द मेथड 2। मेथड 2, ठीक है, ओके। अब फाइंड क्या करना है स्टूडेंट? 1.5 सेकंड पर एक्सीलरेशन। अब यहां पर एक फॉर्मूला है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बराबर। ओके, सो एट t इज इक्वल टू 1.5 सेकंड, x इज इक्वल टू 1.5 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट था माइनस 3.535, माइनस 3.535। मतलब ये जो क्वेश्चन ए था ना, क्वेश्चन ए का आंसर हमको यहाँ पर यूज करना है, बराबर। ओके, तो हमको x की वैल्यू मिल गई। अब ओमेगा क्या है? अब ओमेगा कैसे मिलेगा? तो देखो, ये जो इक्वेशन है ना, x इक्वल टू 5 cos 2 pi t प्लस 5/4, इसको आप एसएचएम के स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। तो एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन है a cos ओमेगा t प्लस 5। तो फिर ओमेगा क्या हुआ? कंपैरिजन करो, ओमेगा हुआ 2 पाई, बराबर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, और ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। कंफ्यूज मत होना, मैंने अच्छे से समझा दिया है कि ओमेगा 2 पाई कैसे होता है। ये जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, उसको एसएचएम के स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, ओके। तो एक्सीलरेशन इज माइनस तो रहेगा ही 2 पाई का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस 3.535। सो देखते हैं क्या आंसर आता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3.14 का स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करो 4 से, जो आया उसे मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई करो 3.535 से, तो आया 139.41। बिल्कुल सेम आंसर, 139.41 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वी हैव गॉट द आंसर, सेम आंसर। तो मेथड आप दोनों समझना, बट राइट मेथड 2 बिकॉज इट इज शॉर्ट, राइट।